Good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा किया, अब इंतहाई अहम मरहला, बड़ी तारीखी सिफारतकारी, मौजज़ाती सिफारतकारी कहा जाए पाकिस्तान की जानिब से तो गलत नहीं होगा। एक्सपर्ट स्पेशल में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी और इसी तमाम पर मामले पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब और आज हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार सैयद मुजम्मिल शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सिफारतकार नगमाना हाशमी साहिबा भी आज के पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम डिस्कशन की जानिब जाएँ, मैं सबसे पहले आपको कन्वेंशन सेंटर की चलूँगी। आमिर इलियास राना साहब वहाँ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर खालिद महमूद के साथ। तो आमिर साहब, ओवर टू यू, क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं? आमिर साहब देखें, हमारी पाकिस्तान की क़यादत का विज़न है और उसका एक अदराक ये हो रहा है कि यहाँ पे मेज़बान बन गया पाकिस्तान पूरी दुनिया का, क्योंकि तेहरान और अमेरिका तो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, लेकिन उम्मीदों और तमाम जो हैं मरकज़ है, महवर है, पाकिस्तान बन गया है, इस्लामाबाद बन गया है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि दुनिया का अमन अब इन टॉक्स पे है। क्योंकि ईरान और अमेरिका इसराइल की जो लड़ाई हुई है उससे पूरी दुनिया इस तरह आई कि पहले गल्फ आया और उससे जो गैस की कमी आई, जो पेट्रोलियम की कमी आई, उसने ये दुनिया को दिखा दिया कि यूक्रेन और रशिया की जंग से जो प्रॉब्लम आया था, इक़्तिसादी तौर पे पूरा यूरोप हिल गया था। इसीलिए नेटो ने एक महाज होने के बावजूद अमेरिका का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान के साथ तकरीबन हर यूरोपीय मुल्क ने अब डायरेक्ट बात की है, अलग अलग कॉल करके, इकट्ठे इज्तिमाई तौर पे पैगामात दे के कि वो सब चाहते हैं कि ये जंग किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो पाकिस्तान ने जो एतमाद हासिल किया अमेरिका और तेहरान दोनों का, इस सेंस में कि हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं, इसराइल के साथ ईरान की बराह रास्त लड़ाई है और अमेरिका उसका माविन बन के आया और अमेरिका को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि उसकी मिथ ख़त्म हो गई कि जो कहते थे कि हम 3 दिन में, 4 दिन में, 2 हफ्ते में, और उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट को बार बार अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था बदलना पड़ा कि कभी वो कहते थे हम रिजीम चेंज करेंगे, फिर वो कहते थे हम रिजीम नहीं चेंज करेंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे बड़े मोतदिल लोग आ गए हैं। और कट शार्ट हम करते हुए ये कहेंगे कि जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए थे उसमें 3 के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ है, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर ने परसों ट्वीट भी किया कि जो तय किया गया सीज़ फायर है उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद, उन्होंने भी ये कहा कि चले 10 में से 3 पे अगर इख्तलाफ है तो बात तो हो सकती है। तो दुनिया सारी इसी बुनियाद पे आ रही है, ये समझ के कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक ऐसा मुआविन पेश किया दुनिया में अमन के लिए कि उसके अंदर तेहरान भी शामिल हो गया, उसके अंदर अमेरिका भी शामिल हो गया और हमारे साथ इसके अंदर सपोर्ट में मौजूद है बीजिंग, आपको पता है रियाज मौजूद है, इसमें तुर्किया है, इसमें मिस्र है और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक के साथ है। हमने इस तरह का तवाज़ुन रखा कि देखें, बहरीन ने, जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की कि इसको बाई फोर्स खाली कराया जाए। 3 रुकन ममालिक जो 5 में से मुस्तकिल मेंबर हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस उसके हामी थे, बाकी 8 के साथ, और रशिया और चाइना ने वीटो किया, लेकिन पाकिस्तान ने वोट नहीं किया। इसके हक में भी, खिलाफ में भी, और पाकिस्तान का वो तवाज़ुन बरकरार रहा जिसको बड़ी मुश्किल के साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बरकरार रखे हुए हैं कि हमारी गैर जानिबदारी का तासुर भी रहे और हम ये भी रहें कि हम सिर्फ सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं और पायदार अमन चाहते हैं, जिसके लिए कुछ घंटों में इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है, मीडिया को इन्वाइट किया पाकिस्तान ने कि आएँ देखें, टॉक्स हो रही हैं, जो वो खासतौर पे वो ममालिक आ रहे हैं जिनकी टॉक्स हो रही हैं। पाकिस्तान तो मेज़बानी होल्ड कर रहा है ना, तो ये इस वक्त तक यहाँ पे सिचुएशन है। सही चले, जाहिर है उम्मीदें भी हैं और तैयारियां भी हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जिस तरह से एक तैयारियों के हवाले से इस्लामाबाद टॉक्स में जो तैयारियां हो रही हैं उसका एक प्रोमो भी जारी किया गया। सवाल की तरफ आएंगे, मुजम्मिल आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से ईरान और अमेरिका, अगर दोनों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात में कितनी कामयाबी की उम्मीद रखनी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि ये प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान ने मुहैया किया, इस पे सब फरीक इकट्ठे हो गए, क्योंकि जिस तरह से जंग एस्केलेट कर रही थी, जो बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 15 मीटर दूर जाके जब मिसाइल गिरे और IAEA ने ये कहा कि प्रोलिफरेशन जो है वो हर जगह पर फैल सकती है, इट वाज़ अ वेरी डेंजरस पॉइंट इन द वॉर।
तो उसके बाद 3 दिन बाद टेबल पर आ जाना इज़ अ ह्यूज सक्सेस, आई थिंक सो, क्योंकि इम्कान तो इस चीज़ का था कि ईरान कंपेल ही नहीं होगा, वो मानेगा ही नहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर आना। तो इसीलिए इससे आगे जो होगा वो एक और इशू है, लेकिन अब तक की जो कामयाबी है वो यही है कि एटलीस्ट टेबल टॉक का आगाज़ हुआ है। अब आगे चल के 2-3 जो है वो क्रिटिकल जंक्चर्स हैं, वो बहुत मुश्किल इशूज़ हैं। पहला ये है कि गल्फ़ में जो बेसिस हैं उसको ख़त्म करना है या नहीं करना, इस पे ईरान इंसिस्ट करेगा कि गल्फ़ में अमेरिका जो है वो रिट्रीट करे। नंबर 2 ये है कि जो न्यूक्लियर मटीरियल है 450 किलोग्राम्स ईरान के पास, जो 60% एनरिच वो कर चुके हैं, 90% पे यू कैन मेक द बॉम्ब, सो दे आर वन स्टेप अवे, सिर्फ एक कदम दूर हैं उससे। इसराइल का और अमेरिका का बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरा हुर्मस के हवाले से है कि आलमी कवानीन के मुताबिक जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन होता है जिस भी मुल्क का, वो उसके जोन में आते हैं, तो क्या ईरान इसको पुलिस कर सकता है या नहीं कर सकता, नेविगेशन कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये वो इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह पर अटैक ना किया जाए, ये ईरान की डिमांड, और इसराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह इस सारे ट्रूस का, इस पीस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। तो ईरान को पता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हूतीज़ आते हैं, हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, इराकी मिलिशियाज भी हैं, इनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो फोर्सेस हैं जिन्होंने ईरान का फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन कायम रखा है पिछले 10 से 15 साल में। तो ईरान उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए आपने देखा कि वो इतने इंसिस्टेंट हैं। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट के अंदर भी लिखा हुआ था कि लेबनान भी शामिल है इस मुआहदे के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि लेबनान को माइनस करके हम ये चीज़ आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल डिस्कशन मेरा ख्याल है होगी, वो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर होगी कि लेबनान के अंदर या बाकी जगहों पे हमले करने हैं या नहीं करने, और नंबर 2 जो है वो गल्फ़ में US बेसिस के ऊपर होगी। सही जी। अयाज साहब, आपको लगता है कि ये दोनों जो जिनका जिक्र कर रहे हैं मुज़म्मिल, ये दोनों पहलू मुश्किल का सबब बन सकते हैं, ख़ासतौर पर लेबनान के हवाले से? अब लेबनान का भी अगर मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की तरफ जाएंगे तो वो भी बातचीत के लिए आगे तैयार है, और ईरान का भी नुक्ता नज़र आपके सामने, और ख़ासतौर पर जब सीज़ फायर की बात हुई और उसके बाद फिर ये जो खिलाफ वर्जियाँ, संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई इसराइल की जानिब से, तो आपको कितनी उम्मीद है, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कामयाबी की? देखिए, JD वैंस जब वहाँ से रवाना हो रहे थे आज मैरीलैंड से, तो उनकी गुफ्तगू से तो मुझे पॉजिटिव लगी कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टिल हम ज़ाहिर नजूमी नहीं है, इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाकई कामयाब हो जाएंगे। नजूमी होते हैं? नहीं, हम वो वाले नजूमी नहीं है जिनके पास चिड़िया होती है, साढ़े को तो काम ही कोई नहीं है। अच्छा, खैर, इशू ये है कि चीज़ें जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं ना कि मुज़ाकरात की टेबल तक आने तक बहुत कुछ तय हो चुका होता है, उसके बगैर ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती कि हम जाके बैठ रहे हैं। पाकिस्तान नो डाउट आज से कुछ अर्सा पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान की वजह से बेशुमार ममालिक की GDP बढ़ गई जैसे ही ये जंग बंद हुई। जब सबको लगी, आपने देखा जब उस पर अटैक हो रहा था, उस पे गजा पे, तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब सबके उस तक पहुंची, घर तक आग पहुंची कि जी वो तेल नहीं है, इकॉनमी बर्बाद हुई पड़ी है, स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, तो फिर सबको लगा कि ये जंग गलत शुरू हुई है। और जंग तो पहले दिन से ख्वाहिश रही है नेतन्याहू की कि ईरान पे अटैक किया जाए। बेशुमार US प्रेसिडेंट्स को उन्होंने घेरने की कोशिश की, और जॉन कैरी का मैं एक देख रहा था इंटरव्यू कि उन्होंने कहा कि ओबामा के पास जाके भी यही डिमांड रखी गई थी, लेकिन वो ज़रा कुछ समझदार सदर भी होंगे ना आ जाते हैं। तो ये जो मुज़म्मिल बात कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये दो जो इश्यूज़ हैं, ये इस पे ही बुनियादी तौर पे ट्रंप भी बार बार हॉर्मोज की बात कर रहे हैं कि बाकी लगता है कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक तय हो गई हुई हैं, क्योंकि ये मामला तय होगा तो फिर मेरा ख्याल है इजराइल को समझाया जा सकता है, रोका जा सकता है, क्योंकि कल एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि लेबनान और इजराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात भी शुरू हुए, तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो लेट्स होप कि जब मुज़ाकरात परसों या कल शुरू हों, या परसों कल ही हो रहे होंगे मेरा ख्याल, क्योंकि JD वैंस भी वहाँ से चल पड़े हैं तो पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर उम्मीद रखनी चाहिए, और पाकिस्तान यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिठा दिया दोनों को लाके, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ये सिर्फ वो बैठना काफ़ी ना हो, इसका आउटकम ऐसा निकले
कि जाहिर है पूरी दुनिया को उसका फ़ायदा होना है। वो जो मुजम्मिल बात कर रहे थे कि हम बिल्कुल एक एटॉमिक वॉर को छू के गुजर गए हैं, तो ये इससे बड़ी तो अचीवमेंट हो नहीं सकती थी जो इस वक्त पाकिस्तान ने किया है। और इस वक्त एक ही नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, वो है इस्लामाबाद। बिल्कुल, और सबकी नज़रें भी इस्लामाबाद पर हैं। नवीद साहब, चूँकि जब मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं और इससे पहले भी ज़ाहिर है ईरान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब भी मुज़ाकरात की बात हुई तो उन मुज़ाकरात को वो उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया, ख़ासतौर पर ईरान अमेरिका के हवाले से अगर देखा जाए। आपको लगता है कि क्योंकि इस जंग के दौरान से लेकर और इससे पहले भी जो सदर ट्रंप हैं उनका थोड़ा उनके हवाले से ये बात है कि वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, जंग के दौरान भी देखा गया, बाद में भी कभी उन्होंने कोई ब्लेम गेम की, कभी मिन्ना तरला, मतलब ये सारी सिचुएशन उनके सामने रही। तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी कहीं फिर ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का कोई जो सुपर पावर ईगो है वो इसमें असरअंदाज हो? नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, एक तो मैं यानी टॉक्स के आउटकम पे बात करने से पहले मैं ये इस पे बात करूँगा कि पाकिस्तान ने जो किया, कि पाकिस्तान ने जो टेबल पे ला के बिठाया, नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इससे अगर इससे पहले भी देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी कुछ जो है वो डिप्लोमेटिकली इससे पहले भी अचीव करता रहा है। अगर हम 70 की दहाई के अवाइल की बात करें और जिस तरह से निक्सन के लिए जो है वो चाइना के दरवाजे पाकिस्तान ने खोले थे, या फिर 80 की दहाई की लेट 80 की दहाई की बात करें कि जनेवा एकॉर्ड में जो सोवियत यूनियन और अफगान मुजाहिदीन उस वक्त के जो थे उनके दरमियान जो हुआ था उसमें पाकिस्तान का कितना कुलीदी रोल था। और फिर जो दोहा एकॉर्ड हुआ अब जो तालिबान और अमेरिका के बीच में, उसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल था। तो पाकिस्तान एक नेचुरल जो है वो मीडिएटर के तौर पे यहाँ पे था। गिवन आप देखें कि जब चाइना एक साइड पे था, रशिया एक साइड पे था, आप यूरोप के साथ जिस तरह के मामलात अमेरिका के थे, तो और फिर सबसे बड़ी बात कि यूएन बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं है। यानी वो अक़वाम मुत्तहिदा जो कि जंगें बंद करवाने के लिए, जंगें यानी ये इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर में जंग ना हो, उसके लिए बना था, वो बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ था। तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा जो है वो नेचुरल जो है मीडिएटर के तौर पे सामने आया कि जिसके ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं। और फिर मेरे ख्याल में चाइना ने जो रोल प्ले किया इसमें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए और वहाँ पे वो जो 5 पॉइंट जो प्लान था वो चाइना की जो आशीर्वाद भी उसको मिली, तो वो उससे और फर्दर वजन बढ़ गया। अच्छा, जो आपकी बात है कि आउटकम क्या होगा, आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखें, अमेरिका की, सिर्फ मैं ट्रंप की बात नहीं करूंगा, अमेरिका का खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कोई अच्छा नहीं रहा। आप देखें, ओबामा ने जो है वो इनके साथ, ईरान के साथ डील की थी, वो डील न्यूक्लियर डील फाइनल हो गई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि चीज़ें आगे जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन ट्रंप अपनी जो उसका फर्स्ट टेन्योर था उसमें वो आया और उसने जो है वो न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दी। अच्छा, उसके बाद अब भी इस जंग से पहले आप देखें कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें अब जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि चीज़ें ऑलमोस्ट तय हो गई थी, और उसके बावजूद वो यही कह रहे थे कि मुझे हैरत इस बात पे है कि क्यों ऐसे किया गया जबकि ईरान सारी चीज़ें मान चुका था। तो अब एक डिस्ट्रस्ट तो है, यानी ईरान ने बारहा ये बात कही है, पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा था, ईरान ने ये बात बारहा कही कि जी ये हमें गारंटीज दें, लेकिन वो गारंटीज कौन देगा? ट्रंप जो इतना अनप्रिडिक्टेबल है, जो इतना डूसाइल है, जो जिसका उसकी गारंटी कौन देगा? फिर भी हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो अब भी जो कुछ हुआ, यानी देखिए एक खौफ था, एक डर था जो ट्रंप से पहले की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको भी इजराइल, बिकॉज ये प्राइमरीली ये जंग इजराइल की है, अमेरिका क्या इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल ने, बेनियामिन नेतन्याहू ने फोर्स किया, वो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स करता रहा, लेकिन जो पहले की जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी शायद
उनको इस बात का एहसास था कि बंद मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब वो बंद मुट्ठी खुल गई। ईरान को ये पता चल गया कि वो सस्टेन कर सकता है। जिस तरीके से वो लड़ा, जिस तरह से उसने अपने आप को डिफेंड किया, उसके लिए इस जंग को, ये दो सुपर पावर की मिलिट्री माइट को सरवाइव करना, यही उसकी जीत थी। तो मेरे ख्याल में अब अमेरिका को भी ये एहसास हो गया होगा। ईरान का नो डाउट बहुत नुकसान हुआ है कि जो है हजारों की तादाद में उनके टारगेट्स जो है हिट हुए हैं, बहुत सारी जो है कैजुअल्टीज वहां पे हुई हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर दो अतराफ को शायद ये अंदाजा हो गया, लेकिन स्पॉइलर यहाँ पे इजराइल होगा। इजराइल की जो अभी भी देखें, उन्होंने जो लेबनान पे फिर फ्रेश अटैक किया, हालांकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कहा था कि जी आप जो है लेबनान के ऊपर अपनी कार्रवाइयां रोकें। तो स्पॉइलर अगर बीच में ना आए तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। सिर्फ एक सेशन से नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये सेशन जो है ये ग्राउंड बनाएगा आगे के मुज़ाकरात। सिर्फ एक सेशन से नहीं होगा, ये सेशन ग्राउंड बनाएगा। और जबकि इजराइल मौजूद है स्पॉइलर के तौर पर। खालिद महमूद, आपकी तरफ आऊँगी चूँकि आप कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। क्या तैयारियाँ वहाँ पर देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? खालिद महमूद कहाँ से लाएंगे? जी खालिद महमूद। जैसे एक बहुत जी टीम तो है ना हमारे पास, देनी नहीं है किसी को। उसी तरह पाकिस्तान इस वक्त अपने मेहमानों का इंतजार कर रहा है और 8 बजे कर रहे हैं ना मेरा ख्याल है, यही की जा रही है कि जी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इससे पहले 2 हफ्ते की जो जंग बंदी और उसके बाद अब ये उम्मीद रखी जा रही है, ये तवक्कुआत हैं कि इन मुज़ाकरात के ज़िमन में ख़ित्ते में मुस्तकिल अमन आ सके, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के बाद अब मुज़ाकरात की एक अहम बैठक, जिसमें ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठेंगे और अपने मामलात के हवाले से बातचीत की जाएगी। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में जब ईरान के हवाले से ये बात आ रही थी, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले में, तो ईरान ने कहा वो पूरी अथॉरिटी के साथ इसमें शरीक होंगे। खालिद महमूद साहब, ओवर टू यू। जी देखें जी, बहुत अहम मौका है पाकिस्तान के लिए, खासकर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये एक इंतहाई अहम मोड़ है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये प्रायोरिटी रखी है कि हम किसी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहते, और ना ही पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई जंग हो रही हो तो उसका कभी हिस्सा बना है। और पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि जंग के जरिए नहीं, के जरिए मामला हल किए जाएं, चाहे वो यूक्रेन का जंग हो, जंग हो। पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया मुज़ाकरात का, और पाकिस्तान ने इसी फोरम पर एक ईरान और अमेरिका को दावत दी कि वो आए, बैठें, यहाँ पे बैठ के हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पाकिस्तान इसमें मेज़बान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उसके लिए मुकम्मल उन्होंने तैयारी कर रखी है। इससे पहले भी जो 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे इजलास हुआ था, उसमें एक एजेंडा तय कर लिया गया था कि आइंदा जो मुज़ाकरात होंगे उसका एजेंडा क्या होगा। उसमें अमेरिका और ईरान दोनों के जो मुतालबात हैं वो रखे गए थे, और उसको एक ड्राफ्ट की शक्ल में अमेरिका और ईरान के साथ शेयर किया गया था। अब उसी को फॉलो अप हुआ है। पाकिस्तान को एक स्टेप आगे चला गया है कि पाकिस्तान ने अपना ड्राफ्ट शेयर किया, उन्होंने एग्री किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी और अमेरिका और ईरान इस बात पर मुत्फिक हो गए कि हाँ, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठने के लिए तैयार हैं। अब दोनों ममालिक का जो एजेंडा है, दोनों ममालिक के जो मुतालबात हैं वो टेबल पर मौजूद हैं। मेज़बान पाकिस्तान है। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को वहाँ पर बिठाएगा कि जहाँ मुज़ाकरात का अगला मरला शुरू होगा। इसमें पाकिस्तान ने जो है पूरी दुनिया के साथ ज़ाब्ते किए हैं। पाकिस्तान ने अपने तमाम दोस्त ममालिक के साथ, अपने तमाम बरादर ममालिक के साथ मुशावरत की है, उनसे तजावीज़ ली हैं, और उसके बाद अमेरिकी नायब सदर JD वैंस जो है वो आज रात इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, जहां पे ये मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। इब्तदाई तौर पर पहले एजेंडा तय कर लिया जाएगा कि मुज़ाकरात में किन चीज़ों पर बातचीत की जानी है, और उसके बाद सरबराही इजलास होगा जिसमें ईरान के स्पीकर भी है और उनके अब्बास अराक्ची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने वो मुकाम हासिल किया है जो किसी एक मुल्क की ख्वाहिश हो सकती है। इस दुनिया में बहुत सारे कम ममालिक ऐसे हैं जो किसी सुपर पावर को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हुए हैं। उनमें एक पाकिस्तान शामिल है जिसने एक सुपर पावर को मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी बेहतर पॉलिसी से, अपनी बेहतर मुस्बत और पॉजिटिव पॉलिसी से मुज़ाकरात की उनको मेज़ पर लेके आया। ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया, और आज पाकिस्तान का वो मकाम है कि सारी दुनिया आज इस्लामाबाद की तरफ देख रही है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेज़बान है इन मुज़ाकरात का। और रीजन में जो इस वक्त कशीदगी है, तजारती मौशी सरगर्मियाँ सब मुअत्तल हैं। बहरान का शिकार है सारा मिडल ईस्ट और सारा यूरोप और सारा एशिया। ये सारी चीज़ें जो सामने रखते हुए अगर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं तो सारी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट करेगी कि पाकिस्तान ने ये तनाज़ा खत्म करा
कराया, पाकिस्तान ने यहाँ पे तिजारत बहाल कराई, अपना हरमज को यहाँ पे खोला गया, ये सारी चीज़ें ऑन टेबल इस वक्त मौजूद हैं। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो यही है कि हमने हर बात मुज़ाकरात के जरिए करनी है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर आज पाकिस्तान इन दोनों मुमालिक को मुज़ाकरात पर बैठा रहा है। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, इसका अगला मरहला भी आएगा जिसमें पाकिस्तान अपने दोस्त मुमालिक को भी इसमें शामिल करेगा। और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ये जो सीज फायर हुआ है 15 दिन का, इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए और पाकिस्तान इसको मुस्तकिल जंग यही सारी दुनिया की ख्वाहिश है। पाकिस्तान इसका चलें, खालिद महमूद आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, जाहिर है आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है इस वक्त। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब, कितने अहम हैं ये मुज़ाकरात, क्या तवक्कुआत उम्मीदें हैं आपको? हाफिज़ ताहिर साहब। इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात जो हैं पूरी दुनिया का अमन जो है वापस लेकर आएंगे। ये मुज़ाकरात आप देखें कैसे वक्त में हो रहे हैं, जब दुनिया तवक्को और पेशनगोइयाँ कर रही थी कि तीसरी आलमी जंग जो है उसकी तरफ दुनिया न चली जाए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया कि हमने इस मामले में कदम बढ़ाया। इस्लामाबाद जिसको आज पूरी इस्लामी दुनिया में, मैं आपसे अर्ज करूं कि आज इस्लामाबाद के लिए पूरी दुनिया के अंदर दुआएं हो रही हैं। पूरी इस्लामी दुनिया में जहाँ कहीं जुमा हुआ है वहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ हुई है, इस अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ हुई है। लिहाजा एक तरफ पाकिस्तान ये फख्र और इफ्तिखार समेट रहा है कि अमन के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरा मैं आपको आज ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके साथ साथ पाकिस्तान मुआशी तौर के ऊपर भी आपको बहुत खुशखबरियां जो है अगले 1-2 दिन में मिलने वाली हैं। और जहां दिफाई तौर पर पाकिस्तान बहुत मजबूती की तरफ जा रहा है, वहां मुआशी तौर पर भी जो गुज़श्ता चंद दिनों में हमने प्रोपेगेंडे देखे, बहुत सी चीजें देखी, उन सब का इजाला जो है वो आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में 1-2 दिन में हो जाएगा। एक तरफ वफूद जो है वो अमन के लिए आए हुए हैं, दूसरी तरफ वफूद पाकिस्तान के मुआशी मामलात के लिए भी आ रहे हैं। तो ये अगले 2 दिन जो है इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती और पाकिस्तान के इज्जत व वक़ार और इफ्तिखार और मुआश के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन होंगे इंशाअल्लाह। अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर देखें, लोग कहते थे पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा, तो अब तो जंग में जाना पड़ेगा। मैं उस वक्त भी आपके जरिए भी कहा था कि दिफाई मुआहदे का मतलब ये नहीं होता कि आपने हर चीज में जंग लड़नी है। मुआहदे का मतलब ये होता है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना दिफा कैसे करना है, उसके कौन से रास्ते इख्तियार करने हैं। आज अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान ने अरब इस्लामी दुनिया और ईरान को तसादुम से बचाया, जंग से बचाया। अमेरिका इसराइल ने जो हमला किया ईरान पर, अमेरिका के साथ बात करके उस जंग को रोका। और इंशाअल्लाह मैं आपको अभी तफसील नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी एतबार से भी अब बेहतरी की तरफ और बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। और हमारे जो ब्रदर इस्लामी मालिक हैं, आलमी दुनिया है, वो उसका मरकज इस्लामाबाद बन गया है। और इस्लामाबाद का मैंने कल कहा था कि इस्लामाबाद अर्जुल अमन व सलाम, अमन और सलामती की जगह है, जहाँ से इंशाअल्लाह दुनिया को अमन भी मिलेगा, सलामती भी मिलेगी और मुस्लिम उम्मा को यहाँ से वहदत और इत्तेहाद मिलेगी। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम साहब को जाता है इस वक्त। बिल्कुल कोशिशें हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त भी कर रहे हैं उम्मत की वहदत और इत्तेहाद के लिए और इस अमन के लिए। बिलाशुबा वो अगले कदम है और हमें इस पे फख्र होना चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दोस्तों को कि जिन्होंने हमारी बात को सुना, माना और सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। और आज उसका नतीजा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जो बातें हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल जी, और ये क्रेडिट ज़ाहिर है पाकिस्तान को दुनिया भी दे रही है। पाकिस्तान ने इंतहाई एक काबिल कदर कारनामा कहा जाए सरअंजाम दिया तो गलत नहीं होगा, इंतहाई बेमिसाल सिफारतकारी। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब। मुज़म्मिल आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अभी बयान दिया कि दुनिया की ताकतवर तरीन नई शुरुआत होने जा रही है, इससे पहले ट्रांसमिशन में गालिबन आप ही बात कर रहे थे कि जिस तरह से दूसरी आलमी जंग के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ था, तो क्या ये उसी तरफ इशारा है?
ऑब्वियसली वो तो कोलैप्स हो चुका है। जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अमेरिका एज अ सिक्योरिटी गारंटर, हमने देखा कि ईस्ट एशिया के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी उसने जापान को, जर्मनी जैसे ममालिक को जो दुनिया की मैशत में टॉप 5 के कंट्रीज़ कंसिडर होते हैं, उनको भी न्यूक्लियर प्रोग्राम रन नहीं करने दिया। बट अब जब से यूक्रेन रशिया की जंग शुरू होती है तो जो इनसिक्योरिटी यूरोप ने फील की है वो दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक नहीं हुई थी। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की देखें, वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल इंसान है। वो एक टर्म भी यूज़ होती है टैको, जिसको कहते हैं ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि वो लास्ट मोमेंट पे जो है वो अपना बयान वापस लेने के माहिरीन में से कहलाए जाते हैं दुनिया भर में। और अभी आप देख लीजिए कि जंग में पहले हफ्ते उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, दूसरे हफ्ते का रेजीम चेंज हो गई है, तीसरे हफ्ते कहा कि आप ना हुर्मुज़ खोल दो, चौथे हफ्ते कहा कि नहीं मुज़ाकरात कर लेंगे। अब कहते हैं 3 रिजीम चेंज कर एग्जैक्टली तो वो रिजीम चेंज की जो बात है, रिजीम इतनी मजबूत पिछले 10 सालों में नहीं हुई जितनी इस स्टेज के ऊपर है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। उसकी वजह ये है कि इस साल जनवरी में मैस प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के अंदर। ईरान की अपनी न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि हज़ारों लोगों की जान गई है उस सारे एपिसोड के अंदर, लेकिन अब वो सब यूनिफाई हो गए हैं, यकजा हो गए हैं, क्योंकि वो इराक बनने नहीं देना चाहते अपने कंट्री को। और एक हिस्ट्री है, 1953 में ऑपरेशन एजैक्स किया था CIA ने, और जो MI5 है उसने मुसद्दिक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको आके हटाया, शाह को इंस्टॉल किया। उसके रिएक्शन में ये रजीम आई जिसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। तो आपको रजीम से इशू है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंस्टॉल भी आपने करवाई थी, क्योंकि जो आप वहाँ पे हालात छोड़ के गए उसी गैप को खुमैनी ने और बाद में खामेनेई साहब ने आकर फिल किया। तो अब आगे चल के जो 2 बड़े टॉकिंग पॉइंट्स हैं, अयाज साहब ने बड़ी इंसाइटफुल एक बात की, वो ये थी कि हुर्मुज़ के ऊपर बारगेनिंग चिप ईरान के पास हुर्मुज़ है, क्योंकि वो मुआशी शारत को काटने की, और अभी एक और कार्ड ईरान ने यूज़ नहीं किया, और वो कार्ड था रेड सी वाला। क्योंकि अगर आप ये जो दूसरा रास्ता है जिसमें सुइस कनाल आती है, अगर ये उसको बंद कर दें, जिसको होप ऑफ अफ्रीका कहते हैं, तो जो बाकी की 20 से 25% सप्लाई दुनिया में जाती है, क्योंकि वो कनेक्टिंग रूट है यूरोप का और एशिया का, तो फिर तो ये $150 फी बैरल 200 क्रॉस कर जाएगा। तो आखिरी कार्ड तो अभी ईरान ने शो ही नहीं किया था, बिकॉज ईरान का था कि अगर ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाएंगे, खार्ग आइलैंड लेंगे, तो फिर हम हिजबुल्लाह के ज़रिए वो भी बंद करवाएंगे रेड सी का रास्ता। तो इसीलिए इनको या तो अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म चाहिए वो बनाने के लिए, अभी 10-15 साल से पहले कुछ हो नहीं सकता। तो अभी अगर हुर्मुज़ खुलवाने पर ईरान आमादा होता है तो तब ये लेबनान की बात करेंगे, अदरवाइज ये बार्गेन करेंगे लेबनान के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर। सही जी। नवीद साहब, अब क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से अभी वो पहले ये बयान दे भी चुके हैं, हुर्मुज़ के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहा है ईरान के हवाले से सदर ट्रंप, वो कह रहे हैं कि ये वो मुआहदा नहीं जो तय हुआ है, तो आपको लगता है कि इस पर मज़ीद बातचीत होगी? देखिए तो मुझे हैरत होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। यानी ये हुर्मुज़ तो खुला हुआ था ना, जंग से पहले क्या हुर्मुज़ बंद हुआ? और आप ये देखें कि अबनाए हुर्मुज़ जो है ये, हालांकि सैंक्शन लगी ईरान के ऊपर, जिस तरह से अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन लगाता गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी लगाती गई, लेकिन ईरान ने कभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद नहीं किया था। तो ये ट्रंप के एक रेकलेस उसका जो एक्शन था, जो उसने जो कार्रवाई की, तो उसके नतीजे में बंद हुआ। और एक्सपेक्टेशन इनकी ये थी कि जी हम एक क्विक विक्ट्री लेंगे, हम जो है डीकैपिटेशन की तरफ जाएंगे, हम उनकी जो है वो क्लर्जी को और उनकी जो पासदारान इनकलाब है उनकी टॉप लीडरशिप को जो है ख़त्म कर देंगे और कोलैप्स कर जाएगी। और ये भी अभी रिसेंटली जो है ट्रंप ने खुद ही कहा कि हमने ईरान में प्रोटेस्टर को जो है वो वेपन भेजे थे, जो कि कुर्दों ने, इराकी कुर्दों ने जो है अपने पास रख लिए। तो इसका मतलब है कि जो वो ईरान कहता रहा, रिजीम जो कहती रही कि जी ये बेसिकली फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, ये वहाँ से इंस्टिगेशन है, नो डाउट अंदर से भी जो है वो एक रिजेंटमेंट थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी, जिस तरह के माशी वजूहात थी। तो वो जो क्विक विक्ट्री वाला जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखें, ईरानी कौम की रेजिलियंस को, उनकी परजवेरेंस को, उसको दाद देनी चाहिए कि टॉप लीडरशिप पहले ही हल्ले में उनकी ख़त्म हो गई, उसके बावजूद उन्होंने परजवेर किया, उन्होंने परसिस्ट किया, उन्होंने डिफाई किया कि नहीं, हम नहीं जो है वो घुटने टेकेंगे। और यही चीज़ बाद में फ्रस्ट्रेशन बनी। आप देखिए ट्रंप ने वो जो एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बड़ी ही यानी गालम गलोच तक वो चले गए थे, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी।
और फिर जो उन्होंने कहा ना कि वो जो धमकी दी कि बॉम्बिंग, आई विल बॉम्ब ईरान इनटू द स्टोन एज, और फिर ये कहा कि जी मैं एक ही रात में पूरी तहजीब मिटा दूंगा, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि जी मैं तो आया था क्विक विक्ट्री के लिए और यहाँ पे तो ये अब जो है वो लड़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये वो जंग अब मेरे ख्याल में ट्रंप को, मैं इस वजह से थोड़ा सा पुरुमीद हूँ मुज़ाकरात से जी कि ये एक ऐसी जंग ट्रंप ने लड़ी जिसको वो अपने अवाम को नहीं सेल कर पाया, वो डिप्लोमेटिकली अपने एलाइज को नहीं सेल कर पाया, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेल नहीं कर पाया, वो इंटरनेशनली आइसोलेट होके रह गया। और वो एक जो भरम था कि शायद ईरान को एक डेटरेंस कि जी अमेरिका आ जाएगा, वो अमेरिका आ गया। वो जो खौफ था वो मेरे ख्याल में ईरान के अंदर से वो खौफ निकल गया। तो ये अमेरिकी, और मैं ये भी कहूँगा कि देखें वो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिप्लोमेटिकली वो नहीं कर पाया, इसके साथ साथ मेरे ख्याल में वो मिलिटरीली भी अपनी मिलिट्री को भी वो नहीं सेल कर पाया। हमने देखा कि जिस तरह से एक पर्ज हुआ पेंटागन में, कितने जर्नैलों को फारिग किया गया, वो जर्नैल आप कब जंग के बीच में अपने जर्नैलों को फारिग करते हैं। तो एक ऐसी अनविनेबल वॉर कि आप आखिरी हरबा तो ये था ना कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना वो इतना आसान मेरे ख्याल में नहीं होता। तो अब ट्रंप को ये तो रियलाइजेशन हो गई होगी कि ये जंग इस तरह से नहीं जीती जा सकती, और ईरान को मेरे ख्याल में ये एक और उसको मजबूत हुआ है, वो और ताकतवर होके सामने आया है कि वो दो खत्म हो गया, सुपर पावर को एक रीजनल आपका पॉइंट आ गया, ग्लोबल। आप सबका बहुत शुक्रिया, अयाज साहब, आमिर साहब, नवीद साहब, मुजम्मिल शाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।